हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वेज पेमेंट सिस्टम। वेज पेमेंट मींस कितनी सैलरी जो हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द वेज पेमेंट सिस्टम। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, डेज एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड वेज पेमेंट, राइट। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड वेज पेमेंट सिस्टम के, कि गुड वेज पेमेंट सिस्टम जो है एक एम्प्लॉय को और एक एम्प्लॉयर को जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो वेज पेमेंट जो है वो फेयर होने चाहिए, जस्टिफाइबल होने चाहिए, राइट। और दे वो इंश्योर करने चाहिए कि मिनिमम गारंटेड वेजेस जो हैं वो सारे वर्कर्स को मिले। एंड इट शुड इंश्योर कि इक्वल पे हो फॉर इक्वल वर्क। अगर सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं कुछ पर्सन्स, तो उनको जो पे है वो भी इक्वल मिलनी चाहिए। देन इट शुड हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग वर्कर्स सेटिस्फेक्शन। तो वर्कर की सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ाने के लिए जो गुड वेज पेमेंट सिस्टम जो है वो कंपनी के अंदर होना चाहिए। इट शुड मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर, इट शुड फॉलो द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ट्रेड यूनियन नॉर्म्स, उसको फॉलो करके बनाया जाना चाहिए। देन इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल टू ऑल द वर्कर्स। और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके वेजेस जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो ये है गुड वेज पेमेंट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंस क्या है कि वेज पेमेंट सिस्टम क्यों होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली वेज पेमेंट सिस्टम को डिटर्मिन किया जा सके, और जो फ्यूचर में वेज प्लानिंग्स हैं वो बनाई जा सके। एंड इट इफेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स। उस चीज़ को भी ये वेज पेमेंट सिस्टम इफेक्ट करता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इफेक्ट करता है, उनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करता है। देन इट इफेक्ट्स द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। जो लेबर टर्नओवर का रेट है उसको भी इफेक्ट करता है। एंड इट हेल्प्स इन रिक्रूटिंग स्किल्ड, अनस्किल्ड, एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड वर्कर्स। तो उनको रिक्रूट करने में भी ये हेल्प करता है। अगर गुड वेज पेमेंट सिस्टम होगा तो कंपनी की गुडविल भी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और उसके पास स्किल्ड वर्कर्स भी आएंगे काम करने के लिए। अगर हम टाइप्स की बात करें तो किस तरह की वेजेस की टाइप्स होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजेस होते हैं हमारे पास। जैसे मनी वेजेस हैं, रियल वेजेस, मिनिमम लिविंग एंड फेयर वेजेस। तो मनी वेजेस मीन्स कि जो अमाउंट हमें पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, या जो अमाउंट जो पे किया जाता है वर्कर्स को कैश में या उनके अकाउंट में जो डाला जाता है मनी की फॉर्मेट के अंदर, उसे बोलते हैं मनी वेजेस। लेकिन अगर उस अमाउंट, उस कैश के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं वर्कर्स को, लाइक फ्री अकोमोडेशन या चिल्ड्रन की एजुकेशन के एक्सपेंसेस या मेडिकल फैसिलिटीज़ या यूनिफॉर्म्स या फ्री बस सर्विसेज, तो उनको मनी वेजेस के साथ मिला के जो टोटल अमाउंट बनता है उसे हम बोलते हैं रियल वेजेस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी वर्कर की पे जो है वो 5,000 रुपीज़ है और उसको साथ में फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिसके लिए उसे 1,000 पे करना पड़ना था, तो अब उसके जो मनी वेजेस हैं वो तो 5,000 है, बट उसके जो रियल वेजेस हैं वो हो गए 6,000, कि जो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मनी वेजेस के साथ मिल रहा है। देन आ गए हमारे मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का मतलब है जो लोएस्ट वेज एम्प्लॉय को पे किया जाना चाहिए, जो उसको मिलना चाहिए, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, जो गवर्नमेंट ने या लेबर यूनियंस ने जो नॉर्म्स डिसाइड किए हैं उनके अकॉर्डिंगली जो मिनिमम वेजेस उनको प्रोवाइड करने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम वेजेस। देन लिविंग वेजेस का मतलब है द वेजेस which not only provides the basic needs such as food, clothes, shelter, but also provides the comfort। तो उनको कंफर्ट भी अगर प्रोवाइड करना है साथ में, तो उसे हम बोलते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, या उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के लिए, या कोई एजुकेशन उनके चिल्ड्रन को प्रोवाइड करने, या मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके कंफर्ट के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे कहते हैं लिविंग वेजेस। और ये एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में कुछ फिक्स किया गया होता है ह्यूमन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। देन आर द फेयर वेजेस, जो मिनिमम और लिविंग वेजेस के बीच में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है, एडजस्टेबल स्टेप जो लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे एंड द रेट ऑफ वेजेस जो कि उस एरिया ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फेयर वेजेस। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये वेज पेमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं। तो वेज पेमेंट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द industries. Wages are fixed as per the time spent by the workers. तो wages जो होते हैं वो fix होते हैं depending upon the types of the workers. So there are three principal systems of wage payment. First thing is time wage system.
पीस रेट वेज सिस्टम और बैलेंस या डेप्थ सिस्टम। तो टाइम वेज सिस्टम का क्या मीनिंग है? टाइम वेज सिस्टम का मीनिंग है टाइम के अकॉर्डिंगली, जितना टाइम एक वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसे पेमेंट की जा रही है, अकॉर्डिंग टू द आवर्स, अकॉर्डिंग टू द डेज, वीक्स, मंथ्स, उसे बोलते हैं टाइम वेज सिस्टम। तो उसमें क्या चीज है? दिस इज रॉन्ग रिटर्न हेयर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं, नंबर ऑफ टाइम स्पेंट या द अमाउंट ऑफ टाइम ही हैज द पर्सन हैज स्पेंट, उसके अकॉर्डिंगली वेजेस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर जो है उसको पर आवर 20 रुपीज दिए जा रहे हैं और उसने 200 आवर्स काम किया एक मंथ में, तो उसके वेजेस कितने हो गए? 4000। मतलब जितना वो टाइम देगा उसके अकॉर्डिंगली, उस टाइम के अकॉर्डिंगली उसको जो पेमेंट है वो गिवन, सॉरी वो दी जाएगी, राइट। तो उसके एडवांटेजेस क्या है? टाइम बेस्ड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है? ये बहुत सिंपल है, easy to calculate the wages, it gives the workers a feeling of security, then all the workers doing similar jobs they get the same rate of wages उनको मिलता है according to the time, right। तो उनको स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है। लेबर यूनियन जो है वो हमेशा टाइम वेज सिस्टम के को प्रेफर करती है क्योंकि उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता है कि उन्होंने इतना काम करके देना है। उनको पता है कि जितने घंटे वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उन्हें पेमेंट मिलेगी। इट डजेंट मैटर कि वो 100 रुपीज का काम कर रहे हैं या वो 10 रुपीज का काम कर रहे हैं। तो लेबर्स के लिए तो ये चीज अच्छी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए समटाइम्स ये डिसएडवांटेज का फैक्टर बन जाता है कि एम्प्लॉय जो है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करता है, राइट। और समटाइम्स जो हार्ड वर्क ज्यादा करता है एम्प्लॉय, उसको भी नुकसान होता है कि उसको उतना ही पैसा मिलेगा। एक एम्प्लॉय अगर 1 घंटे में 20 रुपीज पे वर्क कर रहा है और वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा एम्प्लॉय 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो टाइम वेज सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो उन दोनों एम्प्लॉयज को सैलरी सेम मिलेगी। तो फिर वो एम्प्लॉय जो है वो जो हार्ड वर्क कर रहा है उसे प्रॉपर जो आउटपुट है, जो उसके वेज जितने उसको मिलने चाहिए वो उस अकॉर्डिंगली नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए उसके हार्ड वर्क को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से वो भी सोचेगा कि मैं क्यों हार्ड वर्क कर रहा हूँ अगर मुझे उसके साथ के सेम ही पेमेंट मिल रही है, तो राइट। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। तो लेकिन जो टाइम वेस्ट सिस्टम है वो कहाँ पे वर्क करना चाहिए? व्हेन द क्वालिटी ऑफ द वर्कर इज इम्पॉर्टेंट, मेकिंग फाइन ज्वेलरी या आर्टिस्टिक फर्नीचर्स बनाना है, तो वहां पे अगर क्वालिटी ऑफ वर्कर है तो उतना ही वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उतना ही उसको वेजेस जो है वो ज्यादा मिलेंगे। तो व्हेन द वर्कर्स आर न्यू और लर्निंग जॉब्स, तो वहां पे टाइम वेस्ट सिस्टम जो है वो सही से काम कर सकेगा। यहाँ पे जहाँ पे सुपरविजन अच्छी है वहां पे ये सिस्टम, ये वेज सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर हम बात करें पीस रेट वेज सिस्टम की, तो इस सिस्टम के अंदर जो आउटपुट है वर्कर की ऑन द बेसिस ऑफ पीसेस कि उसने कितना काम किया, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, और एक यूनिट प्रोड्यूस करने के उसको इतना अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्कर को 10 रुपीज पर यूनिट मिलते हैं और उसने 200 यूनिट्स एक मंथ में बनाए हैं, तो उसको 2000 रुपीज मिलेंगे, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन उसने पर यूनिट कितना काम किया है और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, डजंट मैटर कि उसने वो 200 यूनिट्स एक मंथ में 10 घंटे लगा के बनाए हैं या 20 घंटे लगा के बनाए हैं या 40 घंटे लगा के बनाए हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। 1 मंथ में उसने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जितना ज्यादा पर्सन हार्ड वर्किंग होगा, जितनी ज्यादा वो प्रोडक्शन करेगा, उतने ज्यादा उसको पेमेंट मिलेगा। अगर वो 2000 यूनिट्स बनाएगा तो 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से उसको 20,000 रुपीज मिल जाएंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस द फंक्शन दिस सिस्टम, वेज पेमेंट सिस्टम इज वर्किंग, राइट। सो एडवांटेजेस क्या है पीस रेट वेज सिस्टम के? इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू बेटर वर्कर्स, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन भी कम हो जाती है, क्योंकि पर्सन को पता है कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतने मेरे को पैसे मिलेंगे, तो उसको सुपरविजन की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने लिए, अपनी हाई इनकम के लिए वो अच्छे से काम करेगा। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कई बार ज्यादा काम करने के चक्कर में, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के चक्कर में वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो कम हो सकती है। या अगर पीस का रेट फिक्स प्रॉपर नहीं किया है, डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इससे बढ़ जाता है, कई बार ज्यादा पीसेस बनाने के चक्कर में मटेरियल और पावर की बहुत वेस्ट होती है और समटाइम्स डिससेटिस्फेक्शन जो है वर्कर्स के बीच में वो बढ़ जाती है, राइट। तो ये कहाँ पे यूज करना चाहिए ये वाला वेज पेमेंट सिस्टम जो है? व्हेन क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट ऑफ द वर्कर, वेयर क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल वर्कर
कि वर्क डन को एक्यूरेटली मेजर नहीं करना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द फैक्ट्री के अकॉर्डिंगली, एंड वेयर द फ्लो ऑफ द वर्क इज रेगुलर, फॉर एग्जाम्पल रिपीटेटिव जॉब्स हैं जहाँ पे when the cost control requires that labor cost per unit is to be fixed, तो वहां पे ये सिस्टम जो है वो वर्क कर सकता है. अब नेक्स्ट आ गया, लास्ट वन इज द बैलेंस और द डेप्थ मेथड. तो इस मेथड में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइम एंड द पीस वेज सिस्टम. तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है उन दोनों का. तो मिनिमम वेजेस फिक्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्कर, एंड द पीस रेट सिस्टम इज ऑल्सो कंबाइंड विद द सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. सपोज वर्कर जो है इट इज टू बी पेड 1000 पर मंथ, उसको फिक्स कर दिया है 1000 पर मंथ पे टू द टाइम रेट सिस्टम, और पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली 100 ईच पीस. तो अगर उसने अपनी 5 जॉब जो है उसने कंप्लीट करी तो उसको टोटल 1500 रुपए मिलेंगे. मतलब उसको दोनों चीजें कंबाइन कर दी कि इतना अगर वो टाइम स्पेंड करेगा एक मंथ में उसको 1000 रुपीज मिलेंगे. ठीक है, उसको आप 10,000 कर लो, उसको आप 1 लाख कर लो, इट्स अप टू यू. एक सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल ही है कि उसको फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं एक वर्कर को अकॉर्डिंग टू द टाइम वेज सिस्टम, और वो उसको फिक्स्ड मिलेंगे ही मिलेंगे. लेकिन उसके बाद उसके अलावा अगर वो इतने पीसेस प्रोड्यूस करता है तो उसको 100 रुपीज पर पीस के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा मिलेगा. तो क्या वो 5 पीस प्रोड्यूस करेगा? वो 500 पीस प्रोड्यूस करने की हेल्प करेगा कि उसको 1000 के साथ 5000 एक्स्ट्रा मिले, राइट? तो 500 पीस बनाएगा तो उसको 50,000 मिलेगा अकॉर्डिंग टू द 100 पर पीस, या मतलब जितने भी वो काम कर रहा है. तो ऑब्वियसली जो पर्सन है वो टाइम भी स्पेंड करेगा और काम भी करेगा. तो ये बैलेंस मेथड जो है ये मोटिवेट भी करता है, सिंपल भी है, कैलकुलेशन भी इजी है, जो वर्कर्स हैं वो गुड अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं, एंड इट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, राइट? बट समटाइम्स क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है और इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होती है, और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं वो भी वर्कर्स को देने पड़ते हैं. सो दीज आर द advantages and disadvantages of some simple wage payment systems. तो next topic is the incentives. अब incentives क्या होते हैं? Incentives are basically provided for the superior performances. कि अगर wage payments के अलावा कोई पर्सन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो उसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. एंड दीज प्लान्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, ताकि एक पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपरली वर्क कर सके. सो दीज आर द इंसेंटिव. सो सप्लीमेंट्री अवार्ड्स होते हैं, क्यों दिए जाते हैं? ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके, कमिटमेंट और वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज की जा सके, बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज को शेप किया जा सके, उनमें एंथुजियाज्म जो है उसको क्रिएट किया जा सके, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाया जा सके. तो डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव्स. पॉजिटिव में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं. तो पॉजिटिव इंसेंटिव मींस उसको बढ़ाने के लिए प्रमोशन, प्रेज, रिकॉग्निशन, अलाउंसेस अगर प्रोवाइड किए जाते हैं. फाइनेंशियल में कुछ फाइनेंशियल हेल्प्स जैसे प्रीमियम्स, सैलरीज को बढ़ाना, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्राइजेस वगैरह देना. नॉन फाइनेंशियल के अंदर उनकी प्रेज करना, उनको रिवॉर्ड्स देना, या उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो हैं उनको कंप्लीट करना. तो ये सारी चीज़ें नॉन फाइनेंशियल में. या सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दे देना, या उनको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे देना, या इस तरह से कुछ वेलफेयर स्कीम्स वगैरह देना, सजेशन स्कीम्स, जॉब एनरिचमेंट, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज वगैरह, ये सारी आती हैं नॉन फाइनेंशियल में. और नेगेटिव प्रमोशन में अगर उन्हें डर देना कि उनको निकाल दिया जाएगा, या डिमोशन कर दी जाएगी, या फाइन लगाया जाएगा, या पेनल्टीज दी जाएंगी. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या नीड है इंसेंटिव प्लान्स की? इट इंक्रीजेज द मोटिवेशन, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, कंपनी मोराल, कंपनी लॉयल्टी बढ़ती है इससे, एंड अलॉन्ग विद दैट कंपनी की कॉस्ट भी इससे रिड्यूस होती है, और डिक्रीज करते हैं टर्नओवर, और टीम वर्क जो है उसको बेनिफिट मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है. तो इसलिए इंसेंटिव प्लान्स जो हैं एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं, उनकी डिसिप्लिन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, राइट? So this was all about today, about the wages, about the salaries and the incentives. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.